जरा एक मंजर जहन में लाया जाए। एक बिल्कुल अनजान मुल्क है और बाहर हड्डियां जमा देने वाली बर्फबारी हो रही है, और वो भी किसी ऐसे शख्स के लिए जो गर्म मौसम का आदी हो। बिल्कुल। और एक सुनसान हॉस्टल की तारीक राहदारी है। छत पर लगा एक बल्ब पुरस्रार अंदाज में जल और बुझ रहा है, और सामने की दीवार पर एक खाका बना है जिसमें एक छुरी से खून टपक रहा है। ये तो किसी हॉरर फिल्म का क्लाइमैक्स लग रहा है। हाँ ना। और कमरे की मेज पर असली चाकू भी बिखरे पड़े हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये किसी फिल्म का मंजर नहीं है, बल्कि ये एक पाकिस्तानी तालिबा का बैरून मुल्क तालीम के लिए जाने का बिल्कुल पहला दिन है। यानी वो दिन जिसे हम उमूमन बहुत पुरजोश और खुशगवार समझते हैं। सही कहा। हम सफर को कितनी रोमांचवी ऐनक से देखते हैं। हमें लगता है कि नई जगहें, नए शहर बस एक खूबसूरत फिल्टर की तरह होंगे, लेकिन हकीकत में जब दिमाग एक नए माहौल से टकराता है तो जो शॉक वेव्स पैदा होती हैं वो इंसान को अंदर तक हिला देती हैं। और आज की इस तफसीली गुफ्तगू का मकसद भी यही है। बिल्कुल। आज हमारा मिशन ये है कि हम इस बात की तह तक पहुंचें कि एक नया माहौल इंसानी दिमाग के साथ क्या खेल खेलता है। हम हया नामी एक तालिबा के तुर्की के इब्तदाई तालीमी सफर के तजुर्बात का एक गहरा जायजा ले रहे हैं। और हमारे पास जो ज़राए मौजूद हैं वो एक ऐसे सफ़र की दास्तान सुनाते हैं जहां शदीद बर्फबारी, ज़बान की पेचीदगियां और कुछ पुरअसरार कहानियां आपस में गुत्थम गुत्था हैं। तो चलें इस सारी सूरत हाल को जरा गहराई में जाकर समझते हैं। ये जो तस्वीर अभी मैंने खींची हॉस्टल वाली, ये सफर के इख्तिताम पर नहीं बल्कि शुरू में ही सामने आ जाती है। लेकिन इस शौक की शुरुआत इस्तांबुल पहुंचने से पहले ही हो गई थी। जी, हवाई जहाज के अंदर से ही एक तरह की जहनी कशमकश शुरू हो जाती है। बिल्कुल। मुझे फ्लाइट का वो वाकया काफी अजीब लगा। हया जहाज में बैठी है और उस्मान शब्बीर नामी एक शख्स जो कि बिल्कुल अजनबी है, वो उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है। सफर में लोग अक्सर तारुफ करवाते हैं, ये तो आम सी बात है। हाँ, ये तो समझ आता है। लेकिन वो शख्स एक बहुत ही गैर मामूली और गैर मुताल्लिका तफसील बताता है। वो कहता है कि उसके दफ्तर की डायरेक्ट एक्सटेंशन 14 है, क्योंकि वो और पाकिस्तान दोनों 14 अगस्त को पैदा हुए थे। अच्छा, ये वाकई एक अजीब सी तफसील है ना? मैं यही सोच रहा था कि एक अजनबी को इतनी अजीब सी बात बताने की क्या जरूरत थी। क्या ये महज एक इत्तफाकिया गुफ्तगू थी या उसके पीछे कोई खास नफ्सियाती वजह हो सकती है? देखें, ये बज़ाहिर तो एक गैर मुताल्लिका बात लगती है, लेकिन नफ्सियाती नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। जब कोई भी इंसान किसी नए या गैर यकीनी सफर पर होता है ना, तो उसका दिमाग लाशऊरी तौर पर ऐसे सहारे तलाश करता है जो उसे मानूस लगें। यानी वो अपनी पहचान ढूंढ रहा होता है। बिल्कुल। उस्मान शब्बीर का 14 अगस्त का हवाला देना दरअसल एक वसी और अनजान दुनिया में एक छोटी सी जानी पहचानी पहचान कायम करने की कोशिश थी। दिमाग को ये तसल्ली चाहिए होती है कि इस अफरा तफरी में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हमारा ताल्लुक है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। लेकिन दिमाग के ये सारे पैटर्न्स इस वक्त बुरी तरह क्रैश कर जाते हैं जब वो इस्तांबुल के अतातुर्क एयरपोर्ट पर उतरते हैं। ये एयरपोर्ट शहर के यूरोपीय हिस्से में वाक़ है और वहाँ उनका सामना बिल्कुल एक नई दुनिया से होता है। जी, जराए बताते हैं कि वहाँ उनकी मुलाकात रोमेन फोरम नामी एक तुर्क एनजीओ के गाइड से होती है। उनके नाम अहमद और चुगताई हैं। लेकिन जो चीज़ हया को सबसे पहला और शदीद झटका देती है वो मौसम और लिबास का तजाद है। वो तजाद वाकई इंसान को हैरान कर देता है। मतलब बाहर इतनी शदीद बर्फबारी हो रही है कि हड्डियां तक जम जाएं, लेकिन तुर्की की लड़कियां मिनी स्कर्ट्स पहने बड़े आराम से और बेनियाजी के साथ घूम रही हैं। ये कैसा तजाद है? एक तरफ इंसान सर्दी से कांप रहा है और दूसरी तरफ लोग यूं घूम रहे हैं जैसे मौसम बाहर हो। इसे हम माहौलियाती और सकाफती सदमे का बिल्कुल पहला मरहला कह सकते हैं। जब कोई एक ऐसे मुआशरे से आए जहां लिबास के उसूल मुख्तलिफ हों और अचानक एक ऐसे माहौल में पहुंच जाए जहां वो उसूल बिल्कुल उलट हों, तो दिमाग का अलार्म सिस्टम बजने लगता है। 100% उन लड़कियों को मिनी स्कर्ट्स में देखना हया के दिमाग के लिए एक सकाफती बेज़ाब्तगी थी। दिमाग को ये समझने में दुश्वारी होती है कि जो मौसम उसके लिए जानलेवा लग रहा है वो मकामी लोगों के लिए बिल्कुल नॉर्मल बात क्यों है। और मेरे ख्याल में यहीं से इंसान को शिद्दत से एहसास होता है कि उसका पुराना कंफर्ट जोन अब खत्म हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये कंफर्ट जोन के टूटने का एहसास सिर्फ लिबास तक महदूद नहीं रहता। एयरपोर्ट पर उन्हें अपनी करेंसी भी तब्दील करवानी पड़ती है। उस वक्त के हिसाब से एक तुर्क लेरा 55 पाकिस्तानी रुपए का था और 1 यूरो 150 रुपए का। ये तो एक तालिब इल्म के लिए बहुत बड़ा माशी बोझ है। हाँ ना।
ज़हन में हर वक्त एक कैलकुलेटर चलना शुरू हो जाता है। मतलब पानी की एक बोतल खरीदते हुए भी इंसान उसकी कीमत को 55 से ज़रब देकर सोच रहा होता है कि क्या वाकई ये इतना महंगा है। जी, माशी अदम मसावात का ये एहसास एक मुसलसल दबाव पैदा करता है। लेकिन मेरा मानना है कि इससे भी ज्यादा गहरा असर उन छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों का होता है जो अचानक बदल जाती हैं। आप रोजमर्रा की चीजों की बात कर रही हैं तो मुझे वो मस्जिद वाला वाकया याद आ गया। ज़राए में जिक्र है कि जब वो अयूब सुल्तान जामिया जाते हैं, जिसे अंसारी महल्ला भी कहा जाता है, तो वहाँ का मंजर बहुत खूबसूरत है। जी, बाहर कबूतरों का एक हजूम होता है। बिल्कुल, लेकिन वहाँ का एक रिवाज हया को सख्त हैरान कर देता है। मस्जिद के बाहर जूते उतारने के बजाय लोग अपने जूते एक शॉपर में डालते हैं और वो शॉपर अपने साथ मस्जिद के अंदर ले जाते हैं। ये वाकई एक बहुत मुख्तलिफ रिवाज है। मुझे ये बहुत अजीब लगा। हमने तो हमेशा यही सीखा है कि मस्जिद के बाहर जूते उतारना एहतराम की अलामत है और उन्हें अंदर ले जाना एक तरह की बेअदबी समझी जाती है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी पुरानी फिल्म को बगैर सबटाइटल्स के देखना पड़ जाए, जहाँ हर इशारे का मतलब खुद निकालना पड़ता है। आपने बहुत जबरदस्त तशबीह दी है, और अगर हम इसे कंप्यूटर की जबान में समझें तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दिमाग का पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा हो और अचानक इस पर एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना शुरू हो जाए। जाहिर है पुराने प्रोग्राम तो क्रैश करेंगे फिर। बिल्कुल, आपके दिमाग में बरसों से एहतराम की जो कोडिंग हुई है वो तुर्की की मस्जिद के दरवाजे पर आकर गलत साबित हो जाती है। मकामी लोगों के लिए जूतों को शापर में रखना दरअसल सफाई और हिफाजत का एक अमली तरीका है, लेकिन एक गैर मुल्की के दिमाग के लिए ये इसके बुनियादी अकायद की खिलाफ वर्जी महसूस होता है। और जाहिर है दिमाग को इस नई मालूमात को प्रोसेस करने में बहुत तवानाई लगती होगी। हाँ, और यही तवानाई का ज़िया इंसान को ज़हनी तौर पर थका देता है। और ये थकावट तब मजीद बढ़ जाती है जब जुबान की भूल भुलैयां सामने आती हैं। हलीमा नूर नामी एक और गाइड उनसे मिलने आती है जो साबांजी यूनिवर्सिटी से एमएस कर रही है। अच्छा, हलीमा नूर। हाँ, ज़राए बताते हैं कि उसके हाथ मक्खन की तरह बहुत नरम थे, लेकिन जो चीज़ हया को सबसे ज़्यादा उलझाती है वो हलीमा का एक इंकिशाफ है। वो बताती है कि तुर्क जुबान में लफ्ज़ जहान को अंग्रेजी हर्फ सी के साथ यानी CIHAN लिखा जाता है, यानी सी की आवाज जीम की तरह निकाली जा रही है। बिल्कुल, ये तो दिमाग को घुमाने वाली बात है। मतलब हमने तो हमेशा सी को सीन या काफ की आवाज के तौर पर पढ़ा है। ये छोटी छोटी लिसानी हैरानियां एक तालिब इल्म के जहन पर क्या इब्तिदाई असर मुरत्तब करती हैं। देखें, जुबान सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि ये दुनिया को समझने का एक बुनियादी ढांचा है। जब हिज्जे और आवाजों के वो उसूल जिन पर आपने सारी जिंदगी भरोसा किया हो वो अचानक बेमाने हो जाएं, तो एक शदीद किस्म का नफ्सियाती अदम तवाजुन पैदा होता है। मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो जुबान को डिकोड करता है जी, वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। हाँ, वो मुसलसल अलर्ट रहता है और ये छोटी छोटी उलझनें दरअसल इस बड़े सकाफती सदमे की बुनियाद बनती हैं जो इंसान को तन्हाई का एहसास दिला सकता है। सही। और यहाँ से हम कहानी के एक और अहम पहलू की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये सकाफती सदमा सिर्फ सड़कों या मस्जिदों तक नहीं रहता, ये सीधा डाइनिंग टेबल तक पहुंच जाता है। जी, वो रात के खाने वाला वाकया। हाँ, हया और उसकी दोस्त दीजे को एक तुर्क खानदान मिसेस अब्दुल्ला और उनकी बेटी के यहाँ रात के खाने पर मदऊ किया जाता है। घर के बाहर जूते उतारना और अंदर जाने के लिए मखसूस कोट शूज पहनना, ये सब मेहमान नवाजी का हिस्सा है। ये तो तुर्की की एक बहुत आम और खूबसूरत रिवायत है। बिल्कुल, लेकिन जब खाना पेश किया जाता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। उन्हें चोरबा दिया जाता है जो सुर्ख मसूर की दाल का सूप है और साथ में एक पुलाव जिसमें चावल, चने और मुर्गी शामिल है। और इसका जायका उन्हें कैसा लगता है? ज़राए बताते हैं कि ये खाना उन दोनों पाकिस्तानी लड़कियों को बिल्कुल बेमज़ा और मतली ओवर लगता है। मुझे हैरत है कि महज मसाले कम होने पर किसी को मतली कैसे हो सकती है। इसकी वजह हमारी बायोलॉजी और सकाफती कंडीशनिंग में छुपी है। हम जो खाना खाते हैं ना, वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि हमारा दिमाग जायकों की एक खास सतह का आदी हो चुका होता है। यानी पाकिस्तानी खानों के तेज मसालों की वजह से? बिल्कुल। एक ऐसे इंसान के लिए जिसकी परवरिश तेज मसालों और चटपटे जायकों पर हुई हो, उबला हुआ या कम मसाले वाला खाना महज बेमज़ा नहीं होता,
बल्कि दिमाग उसे नामुकम्मल या खराब खाने में डाल देता है। अच्छा, तो वो मतली का एहसास पेट की खराबी नहीं थी? नहीं, वो दरअसल दिमाग का उस नए और गैर मुतवक्का जायके को मुस्तरद करने का एक फितरी और जिस्मानी रिएक्शन था। ये बात अब समझ में आती है, लेकिन यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। उस बेमज़ा खाने से बचने के लिए डीजे जो तरीका इख्तियार करती है, वो एक बहुत बड़ी बहस का दरवाज़ा खोल देता है। उसने क्या बहाना बनाया था? वो मिसेस अब्दुल्ला से कहती है कि हया स्ट्रीट क्राइम से बहुत डरती है। ये महज एक बहाना था ताकि मजीद खाना ना खाना पड़े। लेकिन मिसेस अब्दुल्ला उसे इतनी संजीदगी से लेती हैं कि वो एक इंतहाई खौफनाक इंकशाफ कर डालती हैं। अच्छा, क्या इंकशाफ करती हैं? वो बताती हैं कि इस्तांबुल में अब्दुर्रहमान पाशा नामी एक शख्स है जो बॉस्फोरस के समुंदर में वाक़े एक जजीरे से बाकायदा एक माफिया चलाता है। वो यूरोप से एशिया असलहा स्मगल करता है, और अगर इस्तांबुल में एक चिड़िया का बच्चा भी लापता हो जाए तो उसमें पाशा का हाथ होता है। बाप रे! हाँ, मुझे ये सुनकर एक झटका सा लगा। ये कितनी अजीब बात है कि एक तरफ इंतहाई मेहमान नवाज तहजीब है, आप किसी के घर में सूप पी रहे हैं, और दूसरी तरफ एक अंडरवर्ल्ड माफिया का खौफ। ये तजाद दुनिया के हर उस बड़े शहर की हकीकत है जिसकी एक लंबी और गहरी तारीख होती है। लेकिन क्या वाकई ये पाशा सिर्फ एक अफवाह है या हकीकत है? क्योंकि ज़राए बताते हैं कि हुलीमा नूर और मेज़बान की बेटी गुस्से में आकर फौरन इस बात को टोक देती हैं। हाँ, वो उसे घरेलू खवातीन का अफसाना करार देती होंगी ना? बिल्कुल, वो कहती हैं कि तुर्की एक महफूज मुल्क है, लेकिन हया के जहन में खतरे की घंटी बज चुकी होती है, क्योंकि उसे अचानक याद आता है कि उसने अबूज़ाबी एयरपोर्ट पर भी किसी मशकूक से शख्स के मुंह से पाशा का नाम सुना था। ओ, तो ये बात इसके जहन में पहले से कहीं मौजूद थी? हाँ, तो क्या मकामी लोग जिस चीज को डर के मारे अफसाना करार देते हैं, क्या वही सबसे बड़ी हकीकत होती है? देखें, एक गैर मुल्की के नुक्ता नज़र से सोचें तो उसके पास इस सच्चाई को परखने का कोई फिल्टर नहीं होता। मकामी लोगों को मालूम होता है कि कौन सी बात में कितना मुबालगा है, लेकिन एक अजनबी शख्स जो पहले ही नई जुबानों और माहौल की वजह से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो, उसके लिए ये कहानियाँ एक फौरी खतरा बन जाती हैं। मतलब उसका अलार्म सिस्टम हाई अलर्ट पर चला जाता है। बिल्कुल, वो अलार्म सिस्टम जो एयरपोर्ट पर करेंसी और मौसम को देखकर एक्टिव हुआ था, वो पाशा के जिक्र से हाई अलर्ट पर चला जाता है। ये वहम और हकीकत के दरमियान की वो धुंधली लकीर है जो एक मुसाफिर के जहन को बुरी तरह उलझा देती है। और वो हाई अलर्ट दिमाग उस वक्त दहशत में बदल जाता है जब हया रात के अंधेरे में सबांजी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पहुंचती है। वहाँ क्या होता है? ज़राए के मुताबिक वो हॉस्टल शहर से 45 मिनट की मसाफत पर एक सुनसान इलाके में जंगल के करीब वाक़ है। वहाँ के डूम्स यानी हॉस्टल के ब्लॉक्स अंग्रेजी हर्फ एल की शक्ल में बने हुए हैं। एल शेप की इमारतें वैसी भी थोड़ी अजीब लगती हैं। हाँ, और उनकी सीढ़ियाँ खुली हैं और उन पर बर्फ जमी हुई है, जिस पर कदम कदम पर फिसलने का खतरा है। तसव्वुर करें, एक अजनबी मुल्क, बर्फानी रात, जंगल के करीब हॉस्टल, ये तो मुकम्मल जोग्राफियाई तन्हाई है। और फ़ने तामीर की नफ्सियात के मुताबिक ये तन्हाई अंदरूनी खौफ को कई गुना बढ़ा देती है। वो खुली बर्फानी सीढ़ियाँ इंसान को महसूस करवाती हैं कि वो बाकी दुनिया से कट कर रह गया है। और ऐसे माहौल में हया को एक कमरे में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है। मैंने शुरू में जिस खौफनाक कमरे का जिक्र किया था ना, वो यही कमरा था जिसमें वो खाके बने हुए थे। जी हाँ, दीवारों पर खून टपकते हुए चाकू के बेरंग खाके बने हैं। एक खाका ऐसा है जिसमें एक लड़की की गर्दन पर छुरी चल रही है और मेज पर असली छुरियां और चाकू बिखरे पड़े हैं। ये तो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी है। बिल्कुल, और फिर उसे पता चलता है कि ये मुख्तलिफ हॉस्टल है, यानी लड़के और लड़कियां एक ही इमारत में हैं। वो एक लड़के को लड़कियों के ब्लॉक से बैग उठाए निकलते हुए देखती है। पाकिस्तान से गई हुई एक लड़की के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा। जाहिर है वो खौफजदा हो गई होगी। वो डर कर राहदारी की तरफ भागती है। राहदारी में अंधेरा है। अचानक छत पर लगा बल्ब पुरस्रार अंदाज में खुद ब खुद जलने और बुझने लगता है, और फिर जोर से किसी दरवाजे के बंद होने की आवाज आती है। ये तो वाकई किसी हॉरर कहानी का मुकम्मल सेटअप है। वो इस कदर डर जाती है कि गिरती पड़ती ताज़ा बर्फ पर फिसलती हुई अपनी दोस्त डीजे के ब्लॉक की तरफ भागती है जो B2 में है, और वहां जाकर पनाह लेती है। मेरा सवाल यहाँ ये है कि क्या वाकई ये सब कुछ मावराई था या तन्हाई ने उसके अंदर के खौफ को बढ़ा दिया था?
یہ انسانی دماغ کے فائٹ یا فلائٹ یعنی لڑنے یا بھاگنے کے رد عمل کی ایک بہترین مثال ہے۔ ہم نے ابھی بات کی کہ اس کا دماغ سارا دن نئے تجربات سے گزر کر تھک چکا تھا۔ ہاں، زبان، کرنسی، کھانا اور پاشا کی کہانیاں۔ بالکل۔ جب وہ ہاسٹل پہنچی تو اس کا دماغ حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ خاکے اور چھریاں، بہت ممکن ہے کہ اس کمرے میں اس سے پہلے کوئی فائن آرٹس یا مجسمہ سازی کا طالب علم رہ رہا ہو جس کا یہ کوئی پروجیکٹ ہو۔ ارے ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ اور وہ بلب کا جلنا بجھنا، جدید عمارتوں میں عموماً سینسر والی لائٹس ہوتی ہیں جو حرکت پر جلتی ہیں، یا محض کوئی الیکٹریکل فالٹ ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ حیا کا ذہن پاشا کے مافیا والے خوف میں جکڑا ہوا تھا، اس لیے اس کے دماغ نے ان بے ضرر چیزوں کو جوڑ کر ایک قاتلانہ منظرنامہ تیار کر لیا۔ یہ بات بہت زبردست ہے کہ ہمارا اپنا اندرونی خوف چیزوں کی تشریح بدل دیتا ہے۔ خیر، رات کا یہ خوفناک پہر گزر جاتا ہے اور اگلی صبح کی روشنی زندگی کو واپس ایک نارمل اور تھوڑی مزاحیہ صورتحال میں لے آتی ہے۔ اگلی صبح کیا ہوتا ہے؟ حلیمہ نور صبح صبح حشاش بشاش انداز میں ان کے پاس آتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ ترکی کے سخت قوانین کے مطابق غیر ملکی موبائل فونز میں ترک سم صرف 1 ہفتے تک چلتی ہے، پھر بلاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسے فوراً رجسٹر کروانا ضروری ہے۔ یہ تو ایک اور نیا چیلنج آ گیا۔ اسے ہم بیوروکریٹک فرکشن کہتے ہیں، جس کا سامنا ہر اس شخص کو کرنا پڑتا ہے جو کسی نئے ملک میں جاتا ہے۔ بالکل، لیکن جب وہ فون رجسٹر کروانے بازار جاتے ہیں تو دکانیں بند ملتی ہیں، یہاں تک کہ ایک مینیجر ان کے سامنے ہی دکان کا شٹر گرا کر چلا جاتا ہے۔ اس الجھن کے بعد وہ لوگ جواہر مال جانے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ جواہر مال، جو استنبول کا بہت مشہور مال ہے۔ ہاں، حلیمہ بتاتی ہے کہ یہ یورپ کا سب سے بڑا مال ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ رویہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ڈی جے، جو سردی کے مارے ابھی تک کمبل میں گھسی ہوئی ہے، وہ حلیمہ پر رعب جمانے کے لیے کمبل کے اندر سے ہی ایک بڑا سا جھوٹ بول دیتی ہے۔ کیسا جھوٹ؟ وہ کہتی ہے کہ پاکستان کا پاک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے۔ مطلب یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم غیر ملکیوں کے سامنے اپنے ملک کی چیزوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ ڈی جے نے پاک ٹاورز کو ایشیا کا سب سے بڑا مال بنا دیا۔ کیا ایسے چھوٹے اور بے ضرر جھوٹ اپنی شناخت بچانے کا کوئی دفاعی طریقہ ہوتے ہیں؟ 100%۔ اسے ہم ثقافتی احساس کمتری کا دفاعی خول کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ ایک ایسے وسیع اور نئے ماحول میں جاتے ہوں جو ہر لحاظ سے آپ پر حاوی ہو رہا ہو، تو شعور ایک دباؤ محسوس کرتا ہے۔ یعنی وہ خود کو کمتر محسوس کر رہی تھی؟ ہاں، ڈی جے کا یہ جھوٹ دراصل اپنی شناخت اور اپنی تہذیب کے وقار کو اس نئے ماحول سے بچانے کی ایک لاشعوری کوشش تھی۔ جب آپ خود کو ایک جدید انفراسٹرکچر کے سامنے غیر اہم محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنے وطن کی چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں تاکہ توازن برقرار رہ سکے۔ واہ، یہ واقعی ایک حیران کن زاویہ ہے۔ اور پھر اسی گفتگو کے دوران ایک اور عجیب بات ہوتی ہے۔ حلیمہ بتاتی ہے کہ مال جانے سے پہلے وہ جہانگیر نامی علاقے میں جائیں گے جہاں حیا کی آنٹی رہتی ہیں۔ اچھا، اس کی آنٹی بھی وہیں تھیں؟ ہاں، لیکن حیا کا ری ایکشن پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ بالکل حیران رہ جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی آنٹی سے ملنے کا پروگرام مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی انسان جس مقصد کے لیے آیا ہو یا اس کا کوئی اپنا رشتہ دار اسی شہر میں ہو، وہ اسے کیسے بھول سکتا ہے؟ یہ انسانی دماغ کی ترجیحات کا ایک کمال ہے۔ ہم نے شروع سے دیکھا کہ اس کا دماغ مسلسل نئی معلومات کو پروسیس کر رہا تھا۔ کرنسی کے ریٹس، نئے لفظوں کے ہجے، بے مزہ کھانا، مافیا کی کہانیاں اور پراسرار ہاسٹل۔ تو اس کی وجہ سے دماغ ہینگ ہو گیا؟ بالکل، اسے کوگنیٹو اوور لوڈ کہتے ہیں۔ ایسے میں ذہن صرف بقا کی جبلت کے تحت کام کرتا ہے۔ جو چیزیں فوری چیلنجز سے متعلق نہیں ہوتی، دماغ انہیں عارضی طور پر پسے پشت ڈال دیتا ہے۔ آنٹی سے ملنا ایک سماجی فریضہ تھا، لیکن حیا کا دماغ اس وقت سماجی فرائض کی نہیں بلکہ اس نئے سرد اور خوفناک ماحول میں سروائیو کرنے کی حالت میں تھا۔ زبردست۔ یہ سب کچھ سن کر تو یوں لگتا ہے کہ ان تمام ذرائع سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ بیرون ملک تعلیم اور سفر صرف خوبصورت مناظر کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بے مزہ سوپ کے گھونٹ بھرنے، پراسرار کہانیوں کے خوف، اپنی شناخت بچانے کے لیے دفاعی جھوٹ بولنے اور برف باری میں پھسلنے کا ایک انتہائی گہرا امتزاج ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ سفر انسان کے پرانے سافٹ ویئر کو توڑ کر ایک نیا سافٹ ویئر انسٹال کرتا ہے۔
تہذیبی تصادم محض ایک الجھن نہیں بلکہ انسان کی اپنی ذات کی تعمیر نو کا ایک عمل ہوتا ہے۔ اور واقعی گفتگو کا اختتام ہم اس گہری اور فکر انگیز بات پر کر سکتے ہیں کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ انسان جب سفر پر نکلتا ہے تو کیا وہ واقعی صرف نئی جگہیں دریافت کرتا ہے یا انجان ماحول اور تنہائی میں اپنے ہی اندر چھپے ہوئے خوف اور بغا کی جبلت کو نئے سرے سے پہچانتا ہے؟ ذرا غور کیا جائے کہ کوئی بھی نیا سفر انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ خود اس کی اپنی ذات کے بارے میں کتنا کچھ سکھا جاتا ہے جو کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا۔